पंकज, झगड़ा ही सारा डायलॉग को लेकर रहा, मोनोलॉग रहा, डायलॉग नहीं रहा। जब एकनाथ शिंदे की ओर से ये सारी चीजें उस चिट्ठी में लिखी गई उन बागी विधायकों द्वारा कि इतने सालों से हम अपनी बात लेकर आते थे, आप हमारी बात सुनते नहीं थे, तो अब जो है वो डायलॉग केवल आदित्य ठाकरे हो, संजय राउत हो, उनकी तरफ से तो सारे डायलॉग मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई डायलॉग के जरिए इसका कोई समाधान निकलेगा? और क्या वो समाधान चाहते हैं या फिर बस इसे और आगे बढ़ाते रहना इस झगड़े को? वो सोच रहे हैं कि समाधान है ही नहीं कोई। श्वेता, इस कहानी के इतने पहलू हैं, इतनी बातें सामने आ रही हैं, किस पे विश्वास किया जाए, किसकी बातों पे विश्वास किया जाए, किसकी बातों को सच्चा माना जाए, किसको झूठा माना जाए। क्योंकि आज तो आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि मई के माह में एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने बुलाया था और उनको मुख्यमंत्री पद के लिए ऑफर भी दिया था। तो अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस बारे में कहा नहीं जा सकता बिल्कुल भी। अब ये बात भी सच है कि जब 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन हो रहा था, सबसे पहले शिवसेना की तरफ से अगर कोई नाम सामने आया था मुख्यमंत्री पद के लिए, वो एकनाथ शिंदे का ही था। वो तो सोनिया गांधी ने और शरद पवार ने अपनी ये जिद रख दी थी, बात आगे रख दी थी कि अगर इस सरकार को चलाना है, इन तीनों दलों की सरकार को चलाना है, तो फिर उद्धव ठाकरे को ही कमान सौंपनी पड़ेगी। ये तो बड़ा सच है। और जब शपथ भी ली गई थी, उसके उद्धव ठाकरे के बाद अगर किसी शख्स ने शपथ ली थी तो वो एकनाथ शिंदे ही थे। यानी शिवसेना में जो एकनाथ शिंदे का कद रहा है वो काफी ऊंचा रहा है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके आगे के इलाके किस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं सभी को पता है। थाने उनका गढ़ है, सभी को पता है। उनके सुपुत्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सभी को पता है। यानी चाहे नेता है, राजनीतिक पार्टी है, उसका अल्टीमेट गोल जो होता है वो सत्ता ही है, पावर ही होता है। इस बीच में आपको एक खबर और बता दूं, ये आ रही है कि थाने इलाके से, जैसा कि मैंने कहा, जो एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वहां पर भी क्राउड जो है, समर्थक जो है वो उग्र हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने शिवसेना के नेता संजय राउत का वहां पर पुतला फूंक डाला है, जहां अब हिंसा हो रही है। अब ये सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं हो रही है, शेरो शायरी नहीं हो रही है, फिल्मी डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे हैं, बल्कि जो उग्र शिव सैनिक हैं दोनों खेमों से, सेना बनाम सेना, अब वो सड़क पे उतर गए हैं। मुंबई में हिंसा हो रही है। आज तो बाइक रैली निकाल दी गई और जितने फैमिली, जो बागी नेता के फैमिलीज हैं, उनके घर के सामने से बाइक रैली निकाली गई है। यानी इंटिमिडेशन टैक्टिक्स भी अपनाई जा रही हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। ये हिंसा बढ़ती जा रही है। गवर्नर ने चिट्ठी लिखी है, होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है, डीजीपी महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखी है। 38 + 2 और 7 यानी 47 है। 38 शिवसेना के, 2 प्रहार पार्टी के और 7 इंडिपेंडेंट से कहा है इनको सिक्योरिटी दीजिए, इनकी जान को खतरा है। इससे पहले ही बागी गुट ने तो ये तक कह दिया कि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने कई हाई प्रोफाइल लोगों की सिक्योरिटी को हटा दिया था, उसमें सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र किया और रेफरेंस भी दिया। यानी ये कहानी खत्म कहां हुई है, ये कहानी से राजनीतिक नहीं रह गई है। सत्ता को हासिल करने के लिए सत्ता कि राजनीति का समाधान कम से कम राजनीति के जरिए ही निकलना चाहिए। उसे लेकर आप तमाम तरह की बहस कर सकते हैं, लेकिन हिंसा चाहे किसी भी पक्ष की तरफ की जाए, हिंसा की जगह बिल्कुल भी नहीं है। अनुपम, क्या जो बागी विधायक हैं वो अपने परिवारों को लेकर चिंता में है यहाँ गुवाहाटी में बैठे हुए? जी बिल्कुल, जिस तरह की घटनाएं आज घटी, आज सुबह से जिस तरह के हमले या जिस तरह का की उग्र हिंसा हमने देखी, उसके बाद से ही यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं कि जो विधायक हैं वो चिंतित है अपने परिवारों के लिए। क्योंकि जिस तरीके के बयान पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं शिवसेना की ओर से, उसके बाद ही ये चिंता जाहिर होनी शुरू हो गई थी। और आज जब उसका एक्शन शुरू हो गया तब ये चिंता जाहिर हो गई। और जो मीटिंग हुई 2 बजे के आसपास, उसमें ये चिंता जाहिर की गई कि यहाँ पर हम बैठे हैं, वहां पर हमारे परिवार बैठे हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं, चाहे जितनी भी आप सुरक्षा दीजिए, लेकिन ये स्थिति तो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की ओर से लगातार उनसे कहा गया, भरोसा दिलाया गया, आश्वस्त किया गया कि चिंता करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं बैठ सकते हैं। 30 तारीख तक जो यहाँ पर स्टे है वो बढ़ाया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 30 तारीख तक ही यहाँ पर रुके, क्योंकि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल जो सुनने में आ रहा है कि संवाद स्थापित करने की कोशिश होगी गवर्नर से सीधे तौर पर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में हो सकता है कि 1-2 दिन में भी ये यहाँ से निकले, वो कल की परिस्थितियों के बाद साबित होगा। तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को जब इनको ले जाना है तो उनकी चिंता को लेकर बात करनी भी बहुत लाजमी थी। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने बार-बार कहा कि आप लोग चिंतित मत होइए, डरिए मत, घबराइए मत, हम वहां पहुंचेंगे, वहां जाएंगे और वहां पर सुरक्षा का समुचित इंतजाम किया जाएगा जिस पल हम वहां पहुंचेंगे। और मुंबई से लेकर फ्लोर टेस्ट तक सब कुछ बेहद सुरक्षित तरीके से होगा। ये एक
as a whip or anybody. It is only the duty of the political party, not anybody else. सेक्शन 10 को लेकर अगर बात करें कि पैरा 10 पैरा 10 को लेकर बात करें तो पैरा 10 के तहत क्या जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों में स्थिति पैदा हो सकती है? नहीं, 10th schedule is very clear, and 10th schedule almost para 3 and other things are removed. Para 4 is not accepted because they have not merged with BJP or anybody. Therefore, absolutely the speaker has power. They are all, even in this that 50 or 40 or whosoever, are all members of Shiv Sena only. The speaker has every right, and the leader of the house has every right, and the whip of the political party has every right to complain against for the disqualification of those. विप को भी चैलेंज किया सर, विप जो बनाया गया है उसको भी चैलेंज किया गया, कैसे विप? कोई चैलेंज नहीं करता, वो पॉलिटिकल पार्टी का विप है, पॉलिटिकल पार्टी का विप में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। डिप्टी स्पीकर की तरफ से सर 2 दिन का ही वक्त दिया गया था, इस चीज को लेकर भी कहा गया कर सकते हैं। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 48 आवर्स का बस है बोले। तो डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं उनकी बातों को आप सुन रहे थे, वो अपनी तरफ से अपना रुख सामने रख रहे थे, लेकिन देखिए मुनीश, मामला तो पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो भले ही अभी डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं वो अपनी तरफ से ये सारी चीजें भले ही कहें कि नहीं इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन अगर हम कुल मिलाकर इस समय कुल मिलाकर अगर हम इस तस्वीर को फिलहाल देखें तो ये समझ में आता है कि शिंदे गुट की तरफ से भले ही जो अपनी रणनीति है वो पूरी तरीके से बार बार बदली गई है, लेकिन शिवसेना की ओर से बस 2 ही चीजें हुई हैं, पहले संयम, कुछ नरम रुख, और उसके बाद अचानक ये उग्र प्रदर्शन। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जब शुरुआत हुई थी तो उसके 2 दिन तक लगातार ये बयान आ रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से बातचीत की है, लंबी बातचीत की है, 1 घंटे की बातचीत हुई है, 20 मिनट की बातचीत हुई है। संजय राउत ने भी लगातार ये बयान दिए कि एकनाथ शिंदे जो हैं हमारे परिवार के हैं, हमारा खून का रिश्ता है और हमारे बीच में भले ही मनमुटाव हो सकते हैं लेकिन वो भी शिव सैनिक है, हम भी शिव सैनिक हैं। तो लगातार शुरुआत के 2 दिनों में बातचीत के जरिए इस मामले को सोच रही थी उस वक्त उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गुट के जो नेता हैं कि हो सकता है बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाए। लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने इस बात को साफ कर दिया, इस तरह की अटकलें आई कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के जो भी ऑफर थे, सीएम बनने से लेकर तो डिप्टी सीएम, सारे जो ऑफर थे उसको जब ठुकरा दिए, तब एक बार ये साफ हो गया उद्धव ठाकरे को भी और उद्धव ठाकरे के साथ जो बाकी उनके गुट के नेता हैं कि अब एकनाथ शिंदे तो वापस फिलहाल नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ और धमकियों के सिलसिले में सबसे पहली जो रणनीति थी शिवसेना की कि 16 ऐसे बागी नेता एकनाथ शिंदे को मिलाकर ऐसे निकाले गए जिनके खिलाफ में एक नोटिस दिया गया कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। डिस्क्वालीफाई करने का सबसे बड़ा जो नोटिस भेजने का जो सबसे बड़ा वजह था वो यही था कि जो बाकी के वहां पर बागी विधायक हैं उनके मन में डर हो, क्योंकि कभी भी कोई विधायक नहीं चाहता है कि उसको बागी करार दिया जाए या रिबेल करार दिया जाए। तो ये उनकी रणनीति थी। अभी तक भी श्वेता पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार हमने बयान देखा हुआ है, और पंकज उपाध्याय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।